नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस की जो दाखिला प्रक्रिया है वो अब अपने अंतिम चरण में है और CUET का ये डेब्यू एडिशन था और इसे DU के एडमिशन ब्रांच ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। हमारे साथ हैं DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी। स्वागत है प्रोफेसर हनीत गांधी हमारे चैनल पर। थैंक यू। नमस्कार सभी श्रोताओं को मुनमुन श्रीवास्तव जी के चैनल पर मुझे आमंत्रित करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अब स्पॉट राउंड का जो फर्स्ट सीट एलोकेशन था वो भी अब अंतिम चरण में है। बच्चों की एक समस्या आ रही है कि वो फ़ी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये कब दूर होगी मैम? दूर हो गई जी, जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं उससे पहले हमने दूर करवा दी। कुछ एक था, हमने अभी अभी उसको सॉल्व कर दिया, पेमेंट करवा रहे हैं। मैम, ये जो पूरी दाखिला प्रक्रिया रही उसमें जहाँ एडमिशन ब्रांच को जो है वो बधाई भी दी जानी चाहिए कि उसे सफलतापूर्वक निपटाया, लेकिन सब्जेक्ट मैपिंग और जो है वो ग्रीवांस रिडर्सल ये बहुत बड़े इशू रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर हमने बहुत टाइम पहले ही, अभी जब CUET शुरू भी नहीं हुआ था तो हमने उससे पहले ही अपने वेबिनार्स में और अपने डॉक्यूमेंट में, तब जब हमने रिलीज़ किया था हमारा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसमें कह दिया था सब बच्चों को कि वही सब्जेक्ट चुनिए जो आपने कक्षा 12वीं में पढ़े हैं। और इसका एक इसके पीछे एक हमारा थॉट भी था, वो ये था कि बच्चे उस पेपर में क्यों दें जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है 12th में। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी है, आप CUET में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही चुनिए। उसके बाद आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं आप करिए, आप हिस्ट्री ऑनर्स में आना चाहते हैं, इंग्लिश ऑनर्स में आना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, साइंस के स्टूडेंट वो जा सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बच्चे, मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है कि जो पर्चे आपने 12वीं तक पढ़े ही नहीं है उनमें आप CUET का पर्चा देने जा रहे हैं। तो हम चाहते थे और हम अभी भी यही कहते हैं कि जो आपने 12th में पढ़ा है उसी पे आप CUET का पेपर दीजिए ताकि आप बर्डन ना हो उनके आधार पर। तो इसलिए सब्जेक्ट मैपिंग एक ज़रूरी क्राइटेरिया था हमारे लिए। उसके आधार पर फिर चाहे आप स्ट्रीम चेंज कर लीजिए ग्रेजुएशन में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट 4 के हिसाब से या जो भी हमारी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी थी उन पे आप स्ट्रीम चेंज कर सकते थे। तो ये हमारे लिए इसलिए एक प्राइमरी फैक्टर था कि जिसको बच्चे इग्नोर ना करें। और ग्रीवांस सिस्टम को लेके भी बड़ी शिकायतें थी पेरेंट्स की और खासतौर पे एडमिशन एस्पिरेंट्स की कि वो मेल भेजते हैं और उनको जवाब नहीं मिलता। तो क्या मतलब कहा था VC साहब ने कि कुछ फिजिकल फॉर्म में भी ग्रीवांस हम करेंगे, तो हाँ। कितनी शिकायतें मिली और कितना समाधान हुआ? देखिए, ये ना मुनमुन जी, अगर आपको सच बताऊं तो हमारे पास बहुत सारे रोबस्ट सिस्टम था। हमारे यहाँ चैटबॉट्स चल रहे थे, हमारे यहाँ बच्चे भी काम कर रहे थे, 15-20 बच्चे काम कर रहे थे, हमारी ग्रीवांस कमेटी भी काम कर रही थी और साथ में हमारी हेल्प डेस्क भी थी। तो UG ग्रीवांस का हमने अलग से मेल भी बनाया था, UG हेल्प डेस्क भी बनाया था। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम पहली बार हो रहा था, द फ्लो ऑफ मेल्स वॉज ह्यूज और थोड़ा सा एक बच्चा भी ना वेट नहीं कर रहा है। जब उसको जैसे उसने ग्रीवांस डाला है उसको लग रहा है कि इमीडिएट रिड्रेसल हो जाएगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास 1 घंटे के अंदर तकरीबन 10,000 मेल्स आ जाती थी और कई बार ये मेल्स बहुत ही रेपिटेटिव भी होती थी। तो हम कोशिश करते थे कि हर बच्चे को कम से कम एक बार जवाब ज़रूर जाए, लेकिन अगर वो बार बार कम्युनिकेशन हो रहा है तो इतना हमारे पास स्पेस नहीं होता कि हम उसको बार बार उसी सवाल को और इलेबोरेट करें। तो कोशिश पूरी रही हम लोगों की, लेकिन हाँ, क्योंकि ये सिस्टम नया था ना तो इसलिए सवाल बहुत ज़्यादा थे। हालांकि मुझे अभी भी, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कैंडिडेट्स वर रिप्लाइड विद इन 24 आवर्स। और हमारी हेल्प डेस्क के फ़ोन नंबर्स भी हमने चालू कर दिए। तकरीबन हमारे पास 8 लाइन्स थी, फ़ोन लाइन्स थी जिनसे हम ग्रीवांस रिड्रेसल कर रहे थे। हमारी पूरी टीम 8-10 टीचर्स की यहाँ पर थी, 15-20 बच्चे हमारे साथ चैटबॉट पे काम कर रहे थे, ईमेल्स पे भी जवाब दे रहे थे। तो कोशिश पूरी रही, लेकिन ग्रीवांस से ज़्यादा सवाल बहुत थे क्योंकि पहली बार हो रहा था। एक बहुत बड़ा सवाल जो खासतौर पर पेरेंट्स के मन में था कि जो सीट अलॉटमेंट हुई, ठीक है, उसको लेकर वो सोच रहे थे कि ये फेयर सिस्टम नहीं था। मैम, कैसे हुआ था ये, कैसे प्रक्रिया आप लोगों ने बनाई थी? देखिए, एडमिशन्स तो सारे एलोकेशन पॉलिसी पे ही हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों को अपनी प्रेफरेंसेस भरनी थी। प्रेफरेंसेस के अंदर वो अपने कोर्स और कॉलेज का कितने भी प्रेफरेंसेस भर सकते थे। तो कुछ तो हमारे पास बच्चों की खुद ही गलतियाँ उन्होंने की कि अगर हमने 1000 प्रोग्राम्स में आपको एलिजिबल दिखाया है तो उन्होंने तकरीबन 25-30 ही चुने। तो कुछ बच्चे तो इस वजह से बाहर हो गए क्योंकि सीटें नहीं थी, एलिजिबिलिटी नहीं थी या मार्क्स में नहीं आया। हर राउंड से पहले भी, अच्छा, हमारी पहले एलोकेशन पॉलिसीज़ जो थी वो ये थी कि आपको हाईएस्ट आपकी प्रेफरेंस दी जाएगी सब्जेक्ट टू योर स्कोर इन दैट प्रोग्राम ग्रुप
subject to the availability of seat and subject to the availability of seat and your category. तो फर्स्ट राउंड एलोकेशन में तो जिसका जहाँ था उनकी प्रेफ, तो जब हमारे पास ये क्लोज मैट्रिक्स बनाना होता है कि हमें प्रेफरेंस भी देखनी है और स्कोर भी देखना है, दोनों को मिलाकर ही हम एलोकेशंस कर रहे थे। अब ये एलोकेशन मान लीजिए फर्स्ट राउंड में एक कोर्स की कोई एक मिनिमम लेवल पे गई, सेकेंड राउंड से पहले बच्चा अपग्रेड कर सकता था अपनी हायर प्रेफरेंसेस। तो जब बच्चा अपनी हायर प्रेफरेंसेस, हर बच्चा जब अगर ऐसे कर सकता है तो फिर आपकी स्कोरिंग रैंकिंग सब बदल सकती है। तो हो सकता है एक प्रोग्राम में एक कट ऑफ मान लीजिए अगर 650 पे बंद हुई, तो सेकंड में क्योंकि ये अपग्रेड और क्योंकि ये मूवमेंट होती है बच्चों में और अपनी प्रेफरेंसेस शफल कर सकते हैं, तो दूसरी कट ऑफ हो सकता है 700 पे भी बंद हो जाए, तीसरी हो सकता है फिर 680 पे बंद हो जाए, क्योंकि आपको दोनों का मिला के चलना है, प्रेफरेंस को भी और उनके मार्क्स को भी। इसलिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और पूरी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। एक साइंस का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ की भी प्रेफरेंस दे रहा है, एक साइंस का बच्चा कॉमर्स की भी दे रहा है, बीए प्रोग्राम्स भी दे रहा है। सो द एंटायर यूनिवर्सिटी, ऑल द स्टूडेंट्स वर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। इसलिए ये जो है कट ऑफ में तो उनको लगता है कि जैसे हमारा नाम लिया, लेकिन जहाँ जहाँ अगर आप अभी भी अगर बैठ के देखेंगे तो जहाँ जहाँ जिस प्रोग्राम में एडमिशन हुए उन कट ऑफ्स में उन बच्चों के नाम है जिनकी उनकी प्रेफरेंसेस थी और उन्होंने उनके मार्क्स उसके अंदर आ रहे थे दायरे में, मिनिमम मैक्सिमम में, हर कट ऑफ में। सारी चीज़ें मैम जो है प्रेफरेंस पे ही थी। शुरुआत में जो है वो ऑफिसर बता रहे थे कि मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरिए। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा इस चक्कर में हमने सब कुछ भर दिया, जिस बच्चे ने बंगाली नहीं पढ़ा उसे बंगाली भर दिया। अब देखिए प्रेफरेंसेस हम कहते हैं मैक्सिमम पढ़िए, लेकिन हम ये भी कहते हैं हर बार मैंने ये भी कहा है कि जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, वही प्रेफरेंसेस आप वही भरेंगे जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो तो आपकी प्रेफरेंस ही नहीं होनी चाहिए ना, वो तो आपको नहीं करना। हमने लिखा भी हुआ है, चूज द प्रोग्राम एंड कॉलेज इन विच यू विश टू ज्वाइन। तो अगर आपको ऑफर किया जाएगा, अब ये सब्जेक्टिविटी है, हमें नहीं पढ़ा ये तो मुझे नहीं पता ना, एलोकेशन जब करें तो कंप्यूटराइज चल रही हैं। अब ये सब्जेक्टिविटी कि मैं नहीं चाहते तो आप प्रेफरेंसेस मत दीजिए। बेसिकली तो यही होता है, प्रेफरेंस का मतलब तो आप प्रेफर कर रहे हैं। यही चीज़ हुई मैम, जो जिनको थर्ड राउंड में सीट अलाउट हुई उनका एक बहुत बड़ा दर्द रहा कि फर्स्ट वालों को तो 2 बार अपग्रेडेशन का मौका मिला, हमें तो एक बार भी नहीं दिया गया। देखिए वो तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कह दिया था, क्योंकि हमें लग रहा था इस सिस्टम में हमारी फर्स्ट 2-3 राउंड में सीटें भर जाएंगी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये हुआ भी है। फर्स्ट राउंड में हमारी 80% सीट्स भर गई थी, अनलाइक जैसे पहले होता था 8-8, 10-10 कट ऑफ लिस्ट निकलती थी। फर्स्ट राउंड में 80% सीट भर गई थी, सेकंड में फिर थोड़ी सी खाली रही, बहुत कम खाली रही, थर्ड में भी बहुत। तो हमें लग रहा था और वो ऐसा हुआ भी, तो थर्ड राउंड के बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये तो पॉलिसी हमने बहुत टाइम पहले ही डिक्लेयर कर दी थी कि 3 राउंड करेंगे, एक उसके बाद स्पॉट करेंगे जैसे जैसे हमारे पास सीटें खाली हो जाएंगी। और अभी हमारे ये फर्स्ट स्पॉट राउंड चल भी रहा है। जी मैम, फर्स्ट स्पॉट राउंड में ही हुआ कि जो PDF शीट जो है बच्चों ने देखी उसमें बताया कि 19,000 से ऊपर जो है सीट्स आ रही हैं। ठीक है, एडमिशन ब्रांच ने कहा कि नहीं 14,000 के आसपास सीटें हैं, और जो अप्लाई का डाटा आया वो 26,221 का है स्टूडेंट्स का, और पहले दिन जो एलोकेट की गई वो 7,146 सीट, फिर कल तक ये आंकड़ा बढ़ के 8,900 कुछ तक पहुँच गया। तो क्या अभी भी मैम सीटें बची हैं, तो संभावना और बन रही है अगले स्पॉट राउंड की? ये तो अभी चल रहा है। अब जैसे कि आपने अभी खुद ही कहा कि 14,000 सीटें थी, वो 19,000 का जो आंकड़ा है वो सुपर न्यूमरी को मिला के था। 14,000 के करीब जो हमारी वैकेंसी थी उसके ऊपर तकरीबन 7,000 बच्चों का ही एलोकेशन हो पाया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि देखिए अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं मुनमुन जी कि 26,000 बच्चों ने अप्लाई किया, फिर भी हम सीटें नहीं भर पाए क्योंकि कुछ प्रोग्राम या कहीं प्रेफरेंसेस नहीं थी, फिर वो अपने स्कोर में नहीं पहुंच पाए, और बच्चे थे जिन्होंने प्रेफरेंस दी जिनके मार्क्स उनके ऊपर थे। तो यही इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि आप ये नहीं कह सकते कि 26,000 ने भरा है और 14,000 सीटें, तो ये सब बेस्ट 1-to-1 फिट नहीं है। फिर प्रेफरेंसेस के ऊपर चले गए और प्रेफरेंसेस को मिला के हम भर सिर्फ 7,000 ही पाए। इंडीड सीटें तो खाली हैं, आप भी बता रहे हैं और हमें भी पता है कि ये 7,000 सीटें जो नहीं भरी गई तकरीबन 6,000 के करीब थी। तो अब हम देख रहे हैं और आज तक बच्चे एक्सेप्ट कर सकते हैं सीटें, फिर देखेंगे अगर हमें लगेगा, क्योंकि सीटें तो हमें भरनी है, हम हो सकता है फिर एक राउंड और स्पॉट का जी मैम, एक और सवाल यहीं से जो है वो स्टूडेंट्स ने उठाया कि जो है स्पॉट राउंड में भी अपग्रेडेशन फॉर ऑल होना चाहिए। हाँ, तो वो उसकी क्या संभावना बनती है? नहीं, फिर तो वो स्पॉट नहीं रहा ना। स्पॉट में अपग्रेडेशन कैसे हो सकता है? ये तो कहीं भी ऐसे सिस्टम में नहीं होता है। अपग्रेड जो होते हैं वो नॉर्मल उसमें होते हैं। स्पॉट इज सीट्स वेकेंट, फिल इट एंड गेट इट। और अगर आप देखेंगे मुनमुन जी तो स्पॉट राउंड में
बहुत सारी प्रिविलेजेस जो फर्स्ट 3 राउंड में थी वो स्पॉट राउंड में है भी नहीं। जब आप पहले फर्स्ट 3 राउंड में जा रहे थे तो आपके पास पूरी यूनिवर्सिटी के जितने मर्जी कोर्सेज और कॉलेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉट में आपके पास सिर्फ एक प्रोग्राम आप कर सकते हैं अप्लाई, और उसी में जितने कॉलेजेस में सीटें खाली है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका दायरा कितना कम हो गया। पहले पूरा समुंदर था आपके पास, अब आपके पास बस एक प्रोग्राम रह गया जिसको आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी प्रिविलेजेस तो स्पॉट में वैसे ही ख़त्म हो गई। अब इसमें जब आपने एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम में अपग्रेड कैसे कर लेंगे? तो अपग्रेड का तो मतलब बनता ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता, लॉजिकली ही ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि उस प्रोग्राम में हो सकता है अब सीटें बिल्कुल भर गई हों। तो अपग्रेड का तो अब ऐसे हो सकता है आप अब इसको आपको लग रहा है कि इस कोर्स में भर गई, नेक्स्ट में अगर आप फिर एलिजिबल हो सकते हैं स्पॉट के लिए और फिर आप कोई और ही प्रोग्राम लेंगे ना, उस प्रोग्राम में तो सीटें भर गई, तो अपग्रेड का तो इस सिस्टम में सवाल ही नहीं बन सकता, लॉजिकली ठीक नहीं बैठेगा। कितने स्पॉट राउंड और हो सकते हैं? मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी नहीं कह सकती। अभी तो हम फर्स्ट पे ही जा रहे हैं, सीटें खाली रही तो नेक्स्ट करेंगे और फिर देखेंगे, फिर सिचुएशन का देखेंगे कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समझने के लिए, और आपको बहुत शुभकामनाएं इस सफल एडमिशन प्रोसेस के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।